आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। स्वागत है आपका सबका मालिक टेक के 50th यानी 50वें एपिसोड में। आपका मनपसंद वीकली टेक पॉडकास्ट ओनली ऑन आज तक रेडियो। और देखते ही देखते हम आज अपने 50वें एपिसोड में आ गए हैं। मेरे लिए ये कल की ही बात थी जब मैं सबका मालिक टेक से जुड़ी थी एज अ होस्ट। पर मुंजिर और मानस, आप तो एपिसोड 1 से हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको इस गोल्डन जुबली में? बहुत मजा आ रहा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि शुरुआत से 50 एपिसोड सक्सेसफुली कंप्लीट करने और काफी पॉपुलर हुआ हमारा पॉडकास्ट। हर प्लेटफॉर्म पे लोग सुनते हैं। इनफैक्ट कई बार मैंने सुना है अपने जानने वाले लोगों को सुनते हुए, और उन्हें ये पता नहीं था कि ये मेरा पॉडकास्ट है। सो वो काफी एक अच्छी वाली फीलिंग होती है। सो या अब मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी 100 भी पूरे करेंगे। मुझे बस लग रहा था मुंजिर की बस अभी थोड़ा सा ऐसे रोने की देरी रह गई थी, थोड़ा सा इमोशनल होने की बोलते बोलते क्योंकि 1 साल मतलब बहुत लंबा समय होता है। ये वक्त ना आसान वक्त नहीं था। ये वो वाला वक्त था जब हम कभी घर से काम कर रहे थे, कभी हम ऑफिस गए, फिर वापस घर आ गए, फिर ऑफिस शुरू हुआ, फिर वापस घर। तो इट्स नॉट इजी कि ये सब जो कोऑर्डिनेशन लगता है। और ऑडियो एक ऐसा मीडियम है ना जहाँ पर आपका जो इक्विपमेंट है, जो क्वालिटी है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप साथ बैठ के पॉडकास्ट करते हैं तो वो भी अपने आप में एक अलग एक इक्वेशन रहती है। तो उस लिहाज से भी थोड़ा टफ था, लेकिन अच्छा है कि 1 साल इतना मेहनत करी और हम 50 एपिसोड तक पहुंचे। और मतलब जो मुंजिर ने बोला ना, वाकई में लोग सुनते हैं, लोगों के मैसेज भी आते हैं। मुझे अभी कल परसों ही किसी का मैसेज आया, मुंजिर बाय द वे, कि उन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करा है, आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कर लेना। वो हमारे लिसनर है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है बाय द वे, सिमरन। 50 एपिसोड ऑफ कोर्स। तो जैसा हमारे हर माइलस्टोन में हम हमारे लिसनर्स को एक छोटा सा ट्रीट देते हैं बाय इनवाइटिंग गेस्ट्स ऑन आवर शो, तो सिमिलरली आज इस एपिसोड को खास बनाने के लिए मैं आपकी होस्ट सिमरन तो हूँ ही, और हमारे चहीते दोस्त मानस और मुंजिर भी है। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं तोशेंद्र शर्मा, जो कि एनएफटी कली के फाउंडर एंड सीईओ हैं, आईआईटी बॉम्बे के एलुमनस है, और इन्हें काफी इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एडटेक, साइबर सिक्योरिटी और B2B को लेकर। आज हम उनसे बात करेंगे एनएफटी के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर है अभी। पर उससे पहले तोशेंद्र, वेलकम टू आवर शो। और कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़कर? हेलो सिमरन, हेलो मानस, हेलो हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके यहाँ पे। पहले तो दूसरा ये कि यार सबका मालिक टेक जो आपका ये एपिसोड पॉडकास्ट है, ये मैंने भी सुने हैं कई बार, मुझे बड़ा पसंद है। तो आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट पे जुड़ रहा हूँ और लोगों को थोड़ा नॉलेज शेयर करूंगा कि यार क्या होता है एनएफटी। आजकल हर कोई सुनने में आ रहा है कि यार ये एनएफटी कर रहा है, वो एनएफटी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता यार, वो करोड़पति बन गया है, वो 14 साल के बच्चे ने 10 करोड़ रुपए बना लिए। तो हर किसी को लगता है यार मैं क्यों ना बनाऊं। तो आई थिंक बहुत एक्साइटिंग टाइम है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, और बहुत खुश होऊंगा कि अगर मैं आंसर दे पाया कुछ आपके। थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस ऑल्सो। तो जैसा आपने कहा कि हर तरफ एनएफटी पॉपुलर है, 14 साल के बच्चे से लेकर सब कुछ। तो हम टेक्नोलॉजी कवर करते हैं, हमें पता है कि किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन आई एम ऑल्सो श्योर कि काफी सारे हमारे लिसनर्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज होंगे कि क्यों कोई किसी जिफ या इमेज पर इतना स्पेंड कर रहा है। तो तोशेंद्र, जैसा आपने कहा कि आप समझाएंगे, तो एक बार अगर आप आसान भाषा में हमें समझा दे कि एनएफटी क्या है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो एनएफटी एक 3 लेटर्स हैं, एनएफटी, और इसका एक फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सो एन से नॉन हो गया, एफ से फंजिबल, टी से टोकन। ना अगर हम इसको तीनों को, इस 3 वर्ड्स को हम 2 पीसेस में ब्रेक करेंगे, एक होता है नॉन फंजिबल और एक होता है टोकन, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल समझना या फंजिबल समझ लेते हैं, एक ही बात है। तो फंजिबल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से बिना उसकी वैल्यू को एक्सचेंज किए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैसे। तो अगर मेरी जेब में 100 रुपए हैं, आपकी जेब में 100 रुपए हैं,
और मैं बोलूं यार आप अपना वाला नोट मुझे दे दो, मैं अपना वाला नोट आपको दे देता हूँ, तो आपको ना तो प्रॉब्लम होगी ना ही मेरे को प्रॉब्लम होगी, राइट? क्योंकि 100 रुपए तो 100 रुपए हैं, आपका 100 रुपए वही खरीदेगा जो मेरा 100 रुपए खरीद रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक्निकली मनी जो है वो है फंजिबल टोकन, राइट? हम उसको आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट उससे एक दूसरे को एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नोट कितना नया हो आपका, कितना पुराना मेरा हो, वैल्यू सेम रहेगी, राइट? इससे ही ऐसे एग्जांपल होता है गोल्ड का। अगर 18 कैरेट का गोल्ड है 10 ग्राम का, और आपके पास भी 18 कैरेट का गोल्ड है 10 ग्राम का, वी कैन स्टिल एक्सचेंज। आप मेरा वाला रख लो, मैं आपका वाला रख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जी सब बढ़िया है। अगर यही चीज अगर मैं पेंटिंग में अप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंटिंग बनाई बड़ी अच्छी सी, ठीक है, और उसके बाद एक आपने पेंटिंग बनाई, हमने और आपने सेम चीज की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, और उसके बाद लेट्स से हमने कहा कि चलो यूनिकॉर्न की पेंटिंग बनाते हैं, हमने एक यूनिकॉर्न ड्रॉ किया, आपने किया अपने कैनवस पे, मैंने किया अपने कैनवस पे, हमारा कैनवस सेम था, हमारे कलर सेम थे, हमारा ब्रश सेम था, बट आपने अपनी बनाई, मैंने अपनी बनाई, तो आपको लगता है कि क्या हम अपनी पेंटिंग एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट कोई वैल्यू को चेंज करे? एक्चुअली आप ध्यान से सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पेंटिंग अपने आप में यूनिक होगी, और हर पेंटिंग को मैं किसी दूसरी पेंटिंग से रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? पॉसिबल ही नहीं है। अब ध्यान से सोचिए तो पॉसिबल है, क्योंकि मेरी पेंटिंग तो मेरी है जी, मैंने बनाई है। इवन अगर आप छोड़िए, अगर मैं भी बनाता अपनी पेंटिंग खुद, सेम पेंटिंग में 2 बार बनाऊं, सेम कलर, सेम कैनवस, सेम पर्सन, इवन उस केस में भी पेंटिंग डिफरेंट होंगी दोनों, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक पेंटिंग पसंद कर लो आप, तो आप या तो लेफ्ट लोगे या राइट लोगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी अच्छी लग रही है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेंटिंग सेम नहीं है, और वो कभी पॉसिबल भी नहीं है। तो एनएफटी जो है नॉन फंजिबल, तो पेंटिंग्स आर एक्चुअली नॉन फंजिबल, तो पेंटिंग्स को हम नॉन फंजिबल एसेट बोल सकते हैं, नॉन फंजिबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज टोकन? सो टोकन इज नथिंग बट अ नंबर जो ब्लॉकचेन के लेजर में एंट्री हो चुकी है उसकी। तो आपको पता होगा ब्लॉकचेन, तो आई थिंक पहले हम ब्लॉकचेन समझ लेते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन वर्ड यूज कर लिया हमने यहाँ पे। तो ब्लॉकचेन जो होता है वो एक बहुत बड़ा एक एक्सेल शीट मान लो आप उसको, जो लाखों कंप्यूटर में बटा हुआ है इंटरनेशनली, और इस तरह से बटा हुआ है कि सारे कंप्यूटर मिलके उस एक्सेल शीट को मेंटेन कर रहे हैं, और वो इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि एक बार आपने अगर एंट्री कर दी तो वो एंट्री कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ऐसी एक एक्सेल शीट मान लीजिए कि चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो उस एक्सेल शीट में एक एंट्री होती है, उसमें एक नंबर होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं। तो जैसे मान के चलिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो भी एक लेजर ही होता है, राइट? कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आया, कितना गया वहां से, तो वो एक लेजर है, वो भी एक एक्सेल शीट की तरह एक लेजर मेंटेन कर रहा होता है। तो उसमें बैंक स्टेटमेंट में जो नंबर्स होते हैं वो मनी होती है, लेजर में, ब्लॉकचेन के लेजर में जो नंबर्स होते हैं हम उनको बोल सकते हैं कि वो टोकन होते हैं। नाउ अगर मैं किसी एक टोकन को किसी भी पेंटिंग से कनेक्ट कर दूं किसी तरीके से, तो उस टोकन को मैं एनएफटी बोलता हूं। नाउ अब मान के चलिए मुझे वो पेंटिंग बेचनी है, मैंने फोटो बनाई, एक बड़ी अच्छी सी फोटोशॉप पे फोटो बनाई, वीडियो बनाई, इमेज बनाई, ये इमेज क्लिक की कहीं फोन से, और मैंने उस इमेज को उठा के ब्लॉकचेन में एक टोकन था उससे कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से मैप किया कि दुनिया की कोई ताकत जाके उसको रिवर्स नहीं कर सकती। बस वो टोकन हमारे लिए एनएफटी बन गया है। तो मैं ये बोलूंगा कि जी मैं अगर वो टोकन बेच रहा हूं कहीं मार्केट में और कोई खरीदता है, तो जो वो टोकन खरीदेगा वो उस इमेज का मालिक बन जाएगा, क्योंकि वो टोकन मैप्ड है इमेज से, राइट? तो अल्टीमेटली आप इमेज बेचने की जगह आप सीधे वो टोकन को बेचिए, और क्योंकि वो इमेज यूनिक है अपने आप में, उसको हम नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं। सो ये सिंपल एग्जांपल है। अब इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए आपने एक फोटोग्राफ क्लिक करी अपने फोन से, एक सनराइज की, अपनी बिल्डिंग से टॉप से आपको बड़े अच्छा लगा व्यू आया, आपने फोटो क्लिक करी, आपने सोचा यार फोटो अच्छी है, मे बी शायद नेट जियो वाले इसको खरीदना चाहेंगे बिकॉज वो फोटो इतनी अच्छी थी एक्चुअली। तो आपने क्या करा, उसको एनएफटी में कन्वर्ट करा और उसको सेल पे लगा दिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके। जब आपने कन्वर्ट करके सेल पे लगाया तो उसके बाद नेट जियो ने आके वो टोकन आपसे खरीद लिया। क्योंकि उसने वो टोकन खरीदा है आपसे, तो नाउ इमेज विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर टू नेट जियो। तो यानी कि आपके अकाउंट से इमेज निकलेगी और वो इमेज नेट जियो के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बट जो ये इमेज ट्रांसफर हो रही है उसकी जगह पे वो टोकन ट्रांसफर होता है बस। तो कल नेट जियो को लगता है कि ठीक है, मैंने मान लिए 1 लाख रुपए में खरीद लिया नेट जियो ने आपसे वो इमेज। अब नेट जियो वाले कहते हैं यार मुझे आगे 10 लाख का ऑफर आ रहा है, मैं बेचना चाहता हूं। तो नेट जियो वाले उसको फिर से सेल पे लगाएंगे और वो किसी और को बेच देंगे, और फिर तीसरा बंदा किसी और को बेचेगा। तो ऐसे मार्केट में वो सेल होता रहेगा। जो इसमें जो खूबसूरती है ना उस पूरे सिस्टम की, वो ये है जब आप बेच रहे होते हैं ना, तब आप डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं बायर से। मतलब बीच में कोई ऐसी पार्टी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, जब आप बाय सेल करते हैं तो अमेजोन जो है वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की तरह काम करती है कि आप पैसा देते हैं अमेजोन को, अमेजोन उठा के सामान दे देता है आपको,
बट पैसा वो सेलर को बाद में देता है जब पूरा सेटलमेंट हो जाता है अच्छे से। बट यहाँ पे जब एनएफटी बिक रहा होता है तो बीच में कोई भी इंसान नहीं होता। जैसे ही कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है तो उससे आपके जो सामान आप बेच रहे हैं उसके चोरी के, उसके रिस्क के चांसेस पूरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पता है कोई बीच में है ही नहीं। यानी कि आप सेलर हैं और दूसरा वाला बायर है और डायरेक्टली डील होता है। और वो डीलिंग कुछ इस तरह से होती है कि आपके अकाउंट से वो टोकन जाएगा और बायर के अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। ये एक ही मूवमेंट में होगा एक साथ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके अकाउंट से तो एसेट चला गया बट आपके पास पैसे नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये गारंटीड होता है कि जब भी एसेट जाएगा और पैसा आएगा आपके अकाउंट में तो ये साइमल्टेनियसली होगा। तो और दूसरी चीज ये है कि एक बार सामान बिक गया तो कोई भी आके उस सामान को वापस नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे यार ठीक है वो तो नहीं कर सकता है, बट अगर कर भी सकता तो क्या फर्क पड़ता। अगर आप ध्यान से सोचिए, डिजिटल में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कोई डिजिटल आइटम बेचते हैं, खरीदते हैं, एक बार उसका आपके पास एक्सेस मिला, आप उसकी 1000 कॉपी बना लीजिए, राइट? कितनी भी कॉपी बना लीजिए, 1000, लाख, करोड़, अरब, जितनी बनानी है बना लो। और उसकी कॉपी जो होती है वो ओरिजिनल के इक्वल होती है, राइट? कोई भी ऑडियो फाइल है, कोई भी पॉडकास्ट फाइल मान लीजिए या इमेज मान लीजिए, इनकी कॉपी जो होती है ये ओरिजिनल के बराबर होती है। तो जब ये ओरिजिनल के बराबर होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉपी करते ही डाइल्यूट हो जाती है, यानी कि वो वैल्यू खराब हो जाती है। यानी कि मान के चलिए मैंने फोटो बनाई, आपने अपने फ्रेंड को दिखाई, आपके फ्रेंड ने कॉपी कर ली उसको, खत्म हो गई बात ना। आपका फ्रेंड बोलेगा तो मेरी है। तो प्रॉब्लम इसकी क्योंकि डुप्लीकेट ओरिजिनल के इक्वल होती है। अगर कोई बंदा सामान खरीद के कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा, आप रख लो वापस, मेरा पैसा मुझे वापस करो, ठीक है, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका पैसा तो चले जाएगा आपके अकाउंट से, मगर जब असेट आपके पास वापस आया है आपको पता ही नहीं है ना सामने वाले ने कितनी कॉपी बना ली होंगी पीछे से। तो साला 10 बना के बैठा होगा, वो 50 बना के बैठा होगा, वो 100 बना के बैठा होगा, तो आपकी तो वैल्यू चली गई बट आपके अकाउंट से पैसे भी चले गए। बट जब यही चीज एनएफटी से होती है तो उस केस में कोई डर नहीं है, क्योंकि एक बार बिक गया वो किसी को फोन नहीं कर सकता, किसी गवर्नमेंट ने जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकता, कहीं जाके कुछ नहीं कर सकता कि भाई मेरा पैसा वापस दो, मुझे सामान नहीं चाहिए, क्योंकि सामान डिजिटल था, वो आपने भेज दिया। डिजिटल का एक्सेस आने के बाद आपके लिए उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो आपको वापस कर दी तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ब्लॉकचेन की वजह से, एनएफटी की वजह से क्या हो रहा है। अच्छा तोशेंद्र जी, एक बात बताइए, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब ये एनएफटी बनता है ना ब्लॉकचेन में, मैंने बताया जो लेजर में टोकन क्रिएट होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होता है। एक्चुअली आप डायरेक्टली जाके ब्लॉकचेन में एंट्री नहीं करते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते हैं जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉकचेन लेजर के ऊपर। ओके, अच्छा, तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लॉइट करके हैकर्स एनएफटी के साथ काफी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में ही मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, $600 मिलियन की एनएफटी चोरी हो गई और उसमें पता चला कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कुछ मैनिपुलेट किया गया था। तो कुछ आप इस पे अगर रोशनी डाल सकें तो एक्चुअली क्या होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जिसके अंदर आप लॉजिक लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम बना रहा होता है तो वो लॉजिक में गलती कर देता है डेवलपर, और वो लॉजिक में गलती जो होती है वो एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी वजह से हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, और वो हो सकता है ऐसा। मतलब तो फिर आपने ये जो कहा कि ये दुनिया की कोई ताकत इसे ये नहीं कर सकती, तो फिर हैकर्स तो कर सकते हैं इजीली। आई मीन जो पहले, क्योंकि एक फस है ना, हर जगह ये सुनने को मिलता है हमेशा जब हम सुनते हैं कि एनएफटी और ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है, पर इतना सिक्योर ही है तो फिर $600 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं, ये कैसे हो गया? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल अगर इतना ही सिक्योर है तो? एक्चुअली सिक्योर ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये भी नहीं, ब्लॉकचेन पे ही एनएफटी बेस्ड है। बिना, अगर ब्लॉकचेन का एग्जिस्टेंस नहीं है तो एनएफटी का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है, एनएफटी जिसपे बेस्ड है, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई जा करके उससे आराम से एक्सेस करके लेकर के भाग जा रहा है? तो दिक्कत हो कहाँ आ रही है? क्योंकि ये अभी बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे उनके मन में भी यही होगा कि दो चीजें सबसे ज्यादा चलती हैं। एक ये चलता है कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे मतलब ऐसी बिल्कुल हैक करना मुश्किल है, और जैसे बैंक में फ्रॉड हो जाता है, बैंक वाले पैसे लेकर के भाग जाते हैं, अब उससे बचने के लिए आप ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज करेंसी यूज कर रहे हैं कोई, तो उसका एक ये भी सिद्धांत होता है या फिर प्रिंसिपल है कि चलो ये यूज करने के बाद हम थोड़ा सा मेक श्योर हो सकते हैं कि हमारे साथ कोई
बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। सो इसको थोड़ा सा बताइए कि ये कितना लेजिट है। आई मीन एक्चुअली क्या होता है, जो बात कही जाती है ना कि ब्लॉकचेन जो है बहुत ही सिक्योर है, इम्यूटेबल जी। स्टोरेज है, वो बिल्कुल सही है। जब भी कोई हैकिंग होती है तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो रहे हैं उनमें हैकिंग होती है, उनकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली एनएफटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम है। मान के चलिए मैंने एक बैंक में पैसा जमा किया और बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कोई ऐसी लीकेज है, उसमें कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसकी वजह से हैकर ने उस बैंक का एप्लीकेशन हैक करके उसमें से पैसा निकाल लिया। तो उसमें जो वल्नरेबिलिटी थी, जो प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली इंटरनेट की नहीं है, क्योंकि पैसा तो मैं इंटरनेट के थ्रू जाके उस पर डिपॉजिट कर रहा था नेट बैंकिंग से। तो इट्स नॉट द इंटरनेट जिसमें प्रॉब्लम है कि जिसने वो कोड लिखा है, जिसने वो सॉफ्टवेयर लिखा है, उसने उसमें वीकनेस क्रिएट कर दी। तो जैसे ही ब्लॉकचेन की बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो ब्लॉकचेन मान के चलिए एक इंटरनेट की तरह है, और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन बने जाते हैं जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिख सकते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपने पता होगा HTML और जो PHP जैसी बनाते हैं, तो ऐसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इनके थ्रू आप एप्लीकेशन बनाते हैं ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन। अब जब आप वो एप्लीकेशन को जब डिजाइन करते हैं तो कई बार डेवलपर जो डिजाइन कर रहा होता है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है या उसको पता नहीं होता है, गलती से वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जब चोरी होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होती, ब्लॉकचेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है, जो लॉजिक जिसने लिखा है उसमें प्रॉब्लम है, उस लॉजिक में गलती हो गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल टेक्नोलॉजी चोरी, टेक्नोलॉजी में खराब हो रहा है। दूसरा, आपको पता ना किसी के NFT चोरी कर लिए, बैंक से निकाल लिए। NFT जब आप खरीदते हैं ना, तो आप उसको अपने एक वॉलेट में रखते हैं। एक्चुअली उसको एक वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट, बिटकॉइन वॉलेट ऐसे सुना होगा आपने, मेटामास्क नाम से वॉलेट आता है, तो उसमें रखा जाता है। कई बार क्या होता है उस, और हॉट वॉलेट और कूल वॉलेट दो तरीके बेसिकली। हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट। तो कोल्ड वॉलेट जो होता है वो पेन ड्राइव की तरह होता है, उसमें हार्ड डिस्क, वो छोटी सी पेन ड्राइव की तरह, बेसिकली वो कनेक्टेड नहीं होता। आई मीन जो कोल्ड वॉलेट होता है, हॉट वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट हो गया, जैसे मेटामास्क, वो तो एक्सटेंशन हो गया। और ज्यादा चोरी हॉट वॉलेट से ही हो रही है आजकल। मैं बताता हूँ क्योंकि वो कनेक्टेड है। मैं आपको बताता हूँ चोरी कैसे होती है। होता क्या है कि हर वॉलेट का ना एक प्राइवेट की होती है जो हर ओनर को संभाल के रखनी होती है। वो एक मान के चलिए वो रिकवरी फ्रेज के फॉर्मेट में होती है, कई बार वो प्राइवेट की, लिटरली प्राइवेट की होती है, जो कि एक स्ट्रिंग होता है, इंग्लिश के वर्ड मान लो आप सिंपल लैंग्वेज में। तो इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं ना, आपको संभाल के रखने होते हैं कहीं अपने पेपर पेन पे। तो ये कहा जाता है कि जब भी आप उन हॉट वॉलेट को भी वॉलेट क्रिएट करें तो उसकी जो रिकवरी फ्रेज है उसको आप लिख के रख लें, कहीं सॉफ्टवेयर में ना रखें। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने लैपटॉप में रख लेते हैं उसको सेव करके। फिर क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं ना, इनके मालवेयर्स आते हैं, आपको पता होगा स्पाईवेयर होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरे लैपटॉप को इन्फेक्ट करते हैं। किसी जाके आपने किसी टॉरेंट से जाके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आपने क्रैक डाउनलोड कर लिया, तो उस क्रैक की वजह से उसमें मालवेयर आता है लैपटॉप में, और मालवेयर क्या करता है, पूरे लैपटॉप में स्कैन करता है वो इंग्लिश कीवर्ड 12। जैसे ही 12 कीवर्ड मिलते हैं वो उठा के, वो तो नॉर्मल हैकिंग प्रोसेस से फिर उसको बिल्कुल वो तो टेक्निकली इसमें जो हैकिंग है वो एक्चुअली आपके बिहेवियर की हो रही है, ना कि टेक्नोलॉजी की। तो आपने वो अगर रिकवरी फेस अपना संभाल के रखा होता तो चोरी नहीं होता। मतलब बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इजीली इस चीज को रखूं कि NFT एक इस तरीके की के तौर पे भी इसे यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज खरीदी है कहीं से, तो आपका वो जो एसेट है, आपने वो जो आपका कॉपीराइट उस पे है, तो उसको सिक्योर करने का एक अच्छा जरिया भी है ये। क्योंकि अगर जैसे ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हैकिंग तो हो रही है और बिल्कुल होती ही रहेगी ये, मतलब कोई भी चीज हैक प्रूफ है नहीं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस चीज के लिए ज्यादा बेटर है, जैसे आपने कुछ चीज खरीदा, डिजिटली खरीदा, तो आप उसके ओनर हैं और वो हमेशा रहेंगे। हमेशा ये इस बात की गारंटी तो कम से कम मिलती है। हाँ, और अगर कोई चोरी भी कर लेता है ना, तो भी आपकी ओनरशिप उस रिकॉर्ड में रहेगी हमेशा। ऐसा ये तोशेंद्र जी, ये पता है, अगर मुंजिर का कहना खास बात यही है कि ये हैकिंग के बारे में इनको बात करना इतना पसंद है ना कि हमारा टॉपिक कोई भी हो, इनफैक्ट मुंजिर का ट्विटर हैंडल भी आई एम हैकर ही है, और ये पहले हैकिंग कर चुके हैं बाय द वे, एथिकल हैकिंग है ना। यस, तो हैकिंग जो बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि हैकिंग दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सिक्योर्ड हो। बट हाँ, लेकिन इससे ज्यादा ही, मतलब वो तो बात सही है आपकी, बट ये जो है ना ब्लॉकचेन को लेकर के ये है मिसकंसेप्शन लोगों में कि NFT मैंने ले लिया तो हमारा ही हो गया, आंख बंद करके बैठे रहो, आपने NFT ले ली तो। हाँ, वो लोगों को नहीं समझना चाहिए। अगर वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए मन में कि अगर आप NFT कर रहे हो या फिर आपके पास क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हो, चांसेस हैं कि आपका वो भी खत्म हो सकता है, लुट सकता है, बर्बाद हो सकते हैं। सो यस,
मेरा यहाँ ये कंडीशन है कि अगर हाँ। आपने प्राइवेट की संभाल के रखी है तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बट गलती क्या होती है, लोग ना वो उसको प्राइवेट को इतना सीरियसली लेते नहीं है। जैसे ही वो प्राइवेट, उन्हें शायद ये लगता है कि ये ऑलरेडी इतना सिक्योर है तो क्या होगा। हाँ सिक्योर तो है भाई, बट अल्टीमेटली तुम अपने किसी को पासवर्ड दे दोगे तो तुम क्या सिक्योरिटी का बात कर रहे हो भाई। राइट। तोषेंद्र जी देखो, ये तो बात जैसे अभी ये हम बात कर रहे हैं कि मान लो किसी ने अगर खरीद ली, उसके बाद एनएफटी कोई परचेज कर लिया, उसके बाद क्या जो भी कंसर्न वगैरह रहते हैं। मेरा एक जो थोड़ा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मेरी जब भी किसी से बात होती है एनएफटीज को लेकर, मतलब आसपास जो भी लोग हैं जो शायद टेक्नोलॉजी को लेकर इतना अवेयर नहीं है, न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हैं कहीं एनएफटी बिक रही है, और अब तो हम देख रहे हैं ऑक्शन वगैरह हो रहे हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही है। $500 million में एक एनएफटी रिसेंटली बिका था। तो उन लोगों के मन में अक्सर ना सवाल एक ये आता है कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक पेंटिंग है। चलो आप पेंटिंग एक पीस ऑफ आर्ट है, वो समझ में आता है कि पेंटिंग्स एनीवे अगर आप ऑक्शन में जाओगे तो वो बहुत महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं। बट हमने लेटली देखा है कि बहुत सारी अलग अलग चीजों को एनएफटी में कन्वर्ट किया जाने लग गया है। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स का मैं देख रहा हूँ कि अपने पुराने बैट्स, हेलमेट, कोई और ऑटोग्राफ टी शर्ट, जर्नलिस्ट भी हैं जिनके पास कहीं से कुछ मिला है, वो अपने उन चीजों को कन्वर्ट करके उनको एनएफटी में कन्वर्ट करके बेचने लग गए हैं। सही बात है। इवन बॉलीवुड स्टार्स हमारे एनएफटी गेम में आ चुके हैं। तो वो जो वैल्यू है जो हम बात करते हैं ना कि $10 million या $500 million, वो वैल्यू कहाँ से मिल रही है एनएफटीज को, वो कैसे डिसाइड होता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये सबको आंसर जानना है कि यार ये पैसे इतनी वैल्यू कैसे आ रही है। अगर हम क्रिप्टो पंक्स की बात करें, इतनी घटिया इमेज है वो, देखने में इतनी टूटी फूटी सी लगती है, लगता है कि लोग करोड़ों में खरीद रहे हैं भाई उसको। पागल हो गए क्या बेचने वाले, मतलब खरीदने वाले पागल है क्या? इतना पैसा है तो हमें दे दो ना सीधे, मतलब ऐसे सोचते हैं आदमी। बट मतलब फुल एचडी भी नहीं है इमेज, लोग कह रहे हैं। दिखने में भी अच्छी नहीं है, मतलब वो लिटरली दिखने में भी अच्छी नहीं है, तब भी क्यों खरीद रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू ड्राइव कहाँ से होती है, कहाँ से पैसा निकल के आता है और इतनी वैल्यू कैसे सेट होती है। तो जब आप कोई एनएफटी खरीदी जाती है या कोई बेची जाती है, तो ध्यान रखना वो एक्चुअली इमेज से ज्यादा वो कॉन्सेप्ट और वो मेंबरशिप होती है जो वो बिक्री होती है। तो मान के चलिए क्रिप्टो पंक्स का आपको पता होगा सिर्फ 10,000 यूनिक इमेजेस हैं, राइट? वो इमेजेस दिखने में कितनी गंदी हो, बट क्योंकि वो सिर्फ 10,000 हैं और केवल 10,000 ही रहेंगी, और दुनिया में हर किसी को वो चाहिए। लास्ट से 1 करोड़ लोग हैं जिनको वो 10,000 इमेजेस चाहिए। अब इमेज तो 10,000 ही हैं, सबको चाहिए। तो क्या होता है कि मान के चलिए मैंने खरीदी 100 रुपए में, दूसरा वाला कह रहा है 100 रुपए छोड़, मेरे से 1,000 रुपए ले, तू मुझे दे। फिर एक दूसरा आया, कहता है नहीं वो उससे भी ज्यादा डेस्परेट, वो कहता है भाई 1,000 छोड़, तू मुझसे 1,00,000 रुपए ले। फिर एक और आया, वो कहता है 10 लाख ले, वो कहता है 1 करोड़ ले। तो क्या हुआ, क्योंकि हर किसी को वो चाहिए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो इमेज दिखने में कितनी घटिया हो। मान के चलिए आपने एक पेंट ब्रश खोला माइक्रोसॉफ्ट पे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके, और आपने एक 4 लाइन ड्रॉ की, राइट? कुछ नहीं, बस आपने 4 लाइन लिख दी और कहा जी भाई एक ही है दुनिया में और किसी को पास नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी। बट आप इतने बड़े आदमी थे कि सबने कहा जी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वो घटिया सी 4 लाइन भी ना आपकी वो करोड़ों अरबों रुपए में बिक जाएंगी, और वही हो रहा है मार्केट में। तो आप ध्यान से सोचेंगे, जब भी कोई पैसा खर्च करके कोई इमेज खरीदता है, तो वो सिर्फ इमेज को नहीं खरीद रहा है, वो एक मेंबरशिप खरीद रहा है कि मैं उन 10,000 लोगों की कम्युनिटी का पार्ट हूं। अगर मान के चलिए आज मेरे पास एक क्रिप्टो पंक होता, तो मैं आपसे गर्व से बोल रहा होता इस पॉडकास्ट में कि भैया मैं भी उन 10,000 लोगों में से एक हूं, और मैं ट्विटर पे चिल्ला रहा होता, और मैंने शायद अपने प्रोफाइल में भी लिखा होता कि आई एम वन ऑफ द क्रिप्टो पंक्स ओनर, राइट? तो आप ध्यान से सोचिए, तो वो ब्रैगिंग राइट्स हैं, वो दिखावे का तरीका है, वो मेंबरशिप का मेथड है। मतलब अगर ये आप जो कह रहे हो ना कि ब्रैगिंग राइट्स है, दिखावे का तरीका, मतलब क्या? अब ये चलो फिर ये थोड़ा उस फंडामेंटल लेवल में बात आ गई कि क्या दिखावे की कॉस्ट इतनी हो गई है आज की रेट में? हाँ, यस एग्जैक्टली यही हो रहा है। वो क्या रहा है, जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो से बहुत पैसा बनाया है। नहीं तो लेकिन इसका अगर दिखावा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे, तो फिर अगर आप ये भी जो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि यार इसकी तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो बस एक वो वाली बात है कि जैसे आपने एक बंगला या एक विला आपने खरीद लिया क्योंकि बस पैसा ले लिया। अब हालांकि रियल एस्टेट की जो चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी होती है, वो भी एग्जांपल देना एक्चुअली गलत ही है, मैंने कह तो दिया, लेकिन कुछ होता है ना कि सिर्फ आपने दिखाने के लिए। मैं बताता हूँ, मान के चलिए मैंने अपने एक A4 शीट उठाई पेपर, और हाथ से उसमें कुछ ड्राइंग कर दी रैंडम, और मैं कोई इतना, और मान के चलिए मैंने 10 ड्राइंग करी है, और इतना शोबाजी कर दी उसके अराउंड, इतनी मार्केटिंग कर दी, इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर दी कि बोला भाई 10 मिलेंगी, लेना है तो ले लो, और जो खरीदेगा उसको फायदा मिलेगा, या फिर उसको ब्रैगिंग राइट्स मिलेंगे, उसको दिखावे का तरीका मिलेगा। तो प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब आप खरीदते हो ना एनएफटी, तो आप एनएफटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कम्युनिटी का मेंबर बन रहे हो, आप एक पार्ट खरीद रहे हो, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आप दिखा सकते हो लोगों को कि भाई मैं ओन करता हूं। अब सिंपल सी लॉजिक है, अगर मार्केट में सिर्फ 100 चीजें हैं
और लाखों लोगों को वो चाहिए, तो उसकी कीमत बढ़नी है, राइट। जैसे डिमांड सप्लाई का लॉजिक तो हर कोई जानता है, कोई भी चीज की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो क्रिप्टो पंक्स की वैल्यू इसीलिए बढ़ी है क्योंकि उसकी सप्लाई तो 10,000 है, बट डिमांड उसकी करोड़ों में है, करोड़ों लोग जानते हैं, खरीदना चाहते हैं। इवन मेरे को भी, आप बोलोगे ना मुझसे, यार तोशिन क्या आप 10 लाख रुपए में क्रिप्टो पंक खरीद लोगे? मुझे लगता है मैं खरीद लूंगा आज इस वक्त, राइट नाउ। अगर आप मुझे बेच रहोगे एक, बट ओरिजिनल होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये है, ओरिजिनल है तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। दूसरा, चलिए मैं आपको एक सिंपल इंग्लिश बताता हूँ। जब भी कोई एनएफटी खरीदता है ना, तो उसके 3 माइंडसेट होते हैं। जैसे मान के चलिए आज मानस कहता है यार मुझे खरीदना है एनएफटी, चलो यार मैं खरीदता हूँ। तो आपके 3 तरीके की सोच होगी जिसकी वजह से आप खरीद रहोगे। पहला सोच होता है इन्वेस्टमेंट वाली सोच। आप सोचते हो कि यार मैं 1 लाख का खरीदता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं ना किसी दोस्त में जानता हूँ वो मेरे से 4 लाख में खरीद लेगा। तो अगर 1 लाख की चीज आपने खरीदी और 4 लाख में बिक्री है तो शायद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, राइट, चाहे वो दिखने में कितनी स्टूपिड हो। आप 1 लाख छोड़ो, अगर आपको लगता है कि मैंने 1 करोड़ में खरीद ली और सामने वाला उसको 4 करोड़ में खरीदने को तैयार है आपसे, तो 1 करोड़ और 1 लाख क्या ही महंगे हैं जब आपको पता है कि उसकी ग्रोथ होनी है। ये मैं सॉरी थोड़ा सा हाईजैक कर रहा हूँ, सिमरन के पास भी सवाल होंगे, सिमरन आपको आएंगे। नो प्रॉब्लम। मैं 3 माइंडसेट जो मैंने बताया ना, मैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ क्विकली। पहला होता है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। जब भी कोई खरीदता है ये सोच के खरीदता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा माइंडसेट होता है कि भैया कलेक्टिबल है। तो कई बार आजकल कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पास रखना है, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टिबल माइंडसेट। थर्ड माइंडसेट होता है, वो होता है यूटिलिटी माइंडसेट, कि अगर मैं इसको खरीदूंगा तो मुझे एक कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, मुझे शायद सलमान खान से 10 मिनट बात करने का मौका मिलेगा, मुझे शायद यूट्यूब चैनल में स्ट्रीमिंग में लाइव वीडियो गेमिंग करने का मौका मिलेगा। तो उसे कहते हैं यूटिलिटी माइंडसेट। ये 3 ही माइंडसेट होते हैं खरीदने वाले के, और इन्हीं के अराउंड सारी परचेजिंग हो रही है इंटरनेट पे। या तो कलेक्टिबल है, या इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो यूटिलिटी है। और याद रखना तीनों भी हो सकते हैं कंबाइंड। There can be all 3 options. इसी के कंटिन्यूएशन में सिमरन एक जस्ट छोटी सी चीज मेरे को क्लियर और करनी है इसी कंटिन्यूएशन में, क्योंकि फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे उसके बाद। पर यहाँ पर ना, जैसे देखो जो 2 कैटेगरी सर आपने बताई ना हमें, कि जो लोग कलेक्टिबल की तरह लेते हैं, जिनको बस ये कि लेके रखना है, और वो लोग जिनको लगता है कि मैं कम्युनिटी का पार्ट बनना है, उन दोनों का तो मेरे को लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो अपने भरोसे है, बिकॉज वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको कहीं ना कहीं तो लगाना है, उन्होंने लगा दिया, डजंट मैटर। मेरे को चिंता उन लोगों की है जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना, जो एक आम आदमी जो इस पूरे जो एक बस बन गया है, जो फ्रेंजी बन गया है, इसमें थोड़ा सा कैरिड हो जाता है, फोमो होने लग जाता है, उसको लगता है यार तो काम की चीज है, खरीद के रख लेते हैं, सब कह रहे हैं कल इसकी वैल्यू बढ़ेगी और आज के 5 साल बाद 10 साल बाद अगर ये डिमांड में होगा मैं बेच दूंगा। अब आपने भी एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई 10, मैंने एक ऐसी चीज बना दी, पेपर पे लिख दिया, 10 बना दी इसकी कॉपी, मैंने बोला ये इसकी इतनी वैल्यू है और 10 लोगों ने खरीद ली, ठीक है, उसकी डिमांड कम है और वो वैल्यू, इसमें कितने चांसेस है कि आज मैंने मान लो खरीद लिया 10 लाख रुपए देके एक एनएफटी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 10 लाख का, इस तो पता नहीं 10 लाख में कुछ मिलता भी एनएफटी कि नहीं, मान लीजिए मैंने खरीद भी लिया एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई जिसको पैसे जोड़ जाड़ के उसने बचा के खरीद लिया। अब इसमें कितना रिस्क है कि ये कल को इसकी वैल्यू बढ़ने की जगह कम हो जाए? यस, ये सबसे बड़ा रिस्क है। 90 to 95%, इवन 98% चांस है कि आपका इन्वेस्टमेंट कभी रिकवर नहीं होगा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट में जितने, मतलब 92 to 95% आप कह रहे हो 10 में से 9 लोग का पैसा कभी रिकवर नहीं होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जिस चीज को खरीद रहे हैं ना, वो एक्चुअली ओवर हाइप्ड चीजें हैं। तो मान के चलिए अगर 1 लाख टाइप के एनएफटी बिक रही है मार्केट में, तो उसमें से 1 या 2,000 टाइप के एनएफटीज हैं जो एक्चुअली सेंसिबल है खरीदना, जिनकी चांसेस है कि आपका पैसा उससे रिकवर होगा और उससे वो आगे वैल्यू बढ़ेगी। यही प्रॉब्लम है कि इससे क्या होता है कि जो टॉप ऑफ द पिरामिड है ना, वो हर किसी को वो चाहिए, हर किसी को नीचे वाला चाहिए ही नहीं। बट कुछ तो होते हैं ना जो जाके फंसेंगे उसमें, जो फंसते हैं और वो सोचते हैं कि मैं पैसा बना लूंगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मार्केट में जब वो बेचने जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा यार को तो खरीदना है। नहीं है इसकी तो बताइए, रियल एस्टेट में भी तो यही होता है, रियल एस्टेट में भी तो यही होता है। रियल एस्टेट फिर भी ये मानते हैं ना लोग, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, कि यार ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स लेट्स से यार इस रियल एस्टेट की उधर कोई डेवलपमेंट हो गया, आसपास कुछ हो गया तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का। यहाँ मतलब बेसिकली मैं तो समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनएफटीज को देखने का कोई फायदा नहीं है। रिस्क है, मतलब रिस्क है। अगर आपके पास पैसा है उस लेवल का तो आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज आप एज कलेक्टिबल देखो कि आप अपने घर, आप लोगों को बता सकते हो या फिर कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। क्योंकि हाईली रिस्की है, ये भी क्रिप्टो करेंसी से भी ज्यादा रिस्की एनएफटी इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ नाउ। तो एक्चुअली तो शेंद्र मुंजर भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं एनएफटीज के बारे में काफी ज्यादा। और नहीं, एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि एनएफटी जैसे होता है, आप जैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं, तो एनएफटी में लोग इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? मतलब
एनएफटी क्या ऐसी चीज है क्या जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके? एनएफटी का जो सोल पर्पस है, आई मीन एनएफटी जिस चीज के लिए बनाई गई है, फिर जो है इसका सोल पर्पस तो कभी है ही नहीं इन्वेस्ट करना। क्या मतलब तोषेंद्र जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली एनएफटी ये तो एक चीज है ना, मतलब मैं इसे ऐसे लेता हूँ कि टोकन जैसे है, नॉन फंजिबल टोकन। मैंने आपसे मुझे कुछ खरीदना है, आपके पास एक पेंटिंग है, या फिर पेंटिंग ही क्यों, कुछ भी है, आपके जूते हैं या फिर आपके कपड़े हैं, किसी को खरीदना है, कोई खरीद रहा है कि मेरे पास चलो एक यूनिक कपड़ा है जो दुनिया में कहीं है ही नहीं किसी के पास, तो मैं चलो भाई उसे बेच रहा हूँ, तो मैंने उसे बेच दिया बस। और उसका जो जरिया बना, उसकी प्रूफ ऑफ जो क्या कहते हैं उनका जो ओनरशिप, ठीक है, तो मुझे टोकन के तौर पे मिल गई। तो उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिर वही वाली चीज हो गई ना कि आप उसको ऑल टुगेदर एक स्टॉक मार्केट की तरह देख रहे हो कि चलो वहां पैसा लगा दिया मैंने एनएफटी में ये करके, तो चांसेस तो कम है ही फायदे के। मुझे लगता है कि इसमें फायदे के चांसेस बहुत कम है। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी से इसे कहीं भी कंपेयर नहीं किया जा सकता कि क्रिप्टो करेंसी में अभी भी बहुत फायदे हैं, मतलब नुकसान तो है ही, बट क्रिप्टो करेंसी से लोगों ने काफी पैसे बनाए। बट अब जैसा अभी आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही, मैं एग्री करता हूँ इससे कि रिटर्न होने के चांसेस क्या है। अब जैसे जिफ को ही ले लो, एक एक बिल्ली की जिफ बन करके करोड़ों अरबों रुपए में बिकती हैं। अब अगला कोई बोले कि हम लेंगे ही नहीं, क्या करना है हमें जिफ का, मेरी कोई नीड ही नहीं है, तो आप भैया खरीद लिए 1 अरब रुपए का, अब लेके बैठे रहो आप। तो ये तो दिक्कत तो है ही, अनसर्टेनिटी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्चुअली क्या है, देखिए जो आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है कि आप मार्केट में 4 प्लास्टिक की चम्मच खरीद के 5 रुपए में पर चम्मच खरीदी आपने और 25 रुपए की चम्मच खरीद ली, और आपने सोचा कि यार ये मार्केट में दूसरी दुकान पे जाता हूँ, वहां जाके 50 रुपए की पर चम्मच बिक जाएगी, और आपने 250 रुपए की बेच दी। 25 रुपए का सामान खरीदा और आपने 250 रुपए का बेच दिया। तो आप ध्यान से सोचो, तो उस बंदे ने करीब 225 रुपए बना लिए। ये जो माइंडसेट है ना लोगों का कि मैं बाय सेल करके पैसा बना लूंगा, ये है वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जिसकी वजह से लोग फंस रहे हैं। हाँ सिमरन यार, बहुत सारे लोगों का है ये माइंडसेट। मतलब ये ना मैंने देखा है क्रिप्टो और एनएफटी को लेके काफी लोग क्योंकि ये सोचने लग जाते हैं। खैर सिमरन से दोनों हाथ जोड़ के माफी सिमरन, आप मेरी क्वेश्चन तब से रुकी हुई है, व्हिच एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब कौन एनएफटीज बना सकते हैं, मतलब इज देयर एनी ऑथराइज्ड बॉडी फॉर इट, या फिर कल कोई भी अपने घर में लगी कोई एंटीक पिक्चर या फिर जैसा मंजू ने कहा कि कुछ यूनिक हो उनके पास, उन्हें वो एनएफटी बनाकर सेल कर सकता है? मतलब मैं बस ये पूछना चाह रही थी। प्लेटफॉर्म्स हैं, तोषेंद्र ज्यादा बेटर तरीके से बता देंगे, बट प्लेटफॉर्म्स है बेचने के, प्लेटफॉर्म पे कोई भी बेच सकता है, कोई भी 6 साल का बच्चा से लेकर मान के चलो 70-80 साल का आदमी, किसी भी शहर का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, भाई सब बेच सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इतनी मतलब इतनी नॉन रेसिस और नॉन वैसी है कि आप जब तक अपना हाथ मूव कर सकते हैं आप अपना, तो समझ लीजिए आप एनएफटी बना सकते हैं। सिंपल लॉजिक है। आपको क्या करना है? तो यही रीजन है क्या इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे, मतलब जो इतनी पॉपुलर हो रही है ये, तब बच्चे बूढ़े मतलब एवरीवेयर एनएफटी इज पॉपुलर, तो क्या यही रीजन है? तो होता क्या है कि आपको चाहिए होता है सिर्फ इंटरनेट, ठीक है, लैपटॉप या फोन चाहिए। मुझे तो लगता है ना सिमरन, मुझे तो लगता है कि पॉपुलैरिटी इंडिया में इसलिए है कि काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जिस दिन लोग ये जानने लगेंगे अच्छे तरीके से ना कि एनएफटी सिर्फ यही चीज है, जो आपने बेचा किसी चीज को तो उसकी ओनरशिप राइट आपको ऐसा मिलेगा और हमेशा कुछ परसेंटेज मिलता रहेगा उसके बेचने पे, ठीक है। अगर लोग ये ठेठ भाषा में अगर समझ गए ना, तो फिर ऐसा बबल नहीं होगा, जो कि समझने में समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे समझने में, तब तक शायद कुछ और ही हो गया होगा। मुझे जहां तक लगता है, मेरा ओपिनियन ये है। एक्चुअली क्या है, ज्यादा ही हंगामा मचा है ना, जब तक आप समझते नहीं हो ना, तब तक आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी लगती है। जिस दिन आप किसी चीज को समझ जाते हो तो आपको लगता है ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत, तो उसका क्रेज भी खत्म हो जाता है एक तरीके से। और ये ब्लॉकचेन और एनएफटी उन्हीं में से है। जब तक आप उसको समझोगे ना, आपको लगेगा वाओ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट जैसे आप समझने लगोगे ना, अरे दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल। तो एनएफटी इतनी सिंपल है, एनएफटी मिंट करना का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, इतना इजी, इतना सिंपल है। आपको बहुत सारे एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं, हमारा एक मार्केट प्लेस है कॉल्ड market.nftkali.com। अब वहां जाइए, अपना वॉलेट कनेक्ट करिए और उसमें क्लिक करिए भैया क्रिएट एन एनएफटी, राइट। एंड वहां पे क्रिएट करने के बाद आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, नाम क्या है, कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, लिंक क्या है, और उसमें सेव कर दीजिए। और भैया उसके बाद आपको एक अपलोड करनी है इमेज, जिसको आप एनएफटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैन बी वीडियो, ऑडियो और 3D फाइल, और बस खत्म हो गई बात। इतना करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो ब्लॉकचेन में 1-2 ट्रांजेक्शन होंगे आपके वॉलेट के थ्रू, और आपका एनएफटी क्रिएट हो जाएगा।
और फिर आप किसको सेल पे लगा सकते हैं कभी भी। बस 5 मिनट लगते हैं, लेस देन 5 मिनट, मतलब 2 मिनट का काम है तो और कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं। बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे OLX पे आप सामान या किसी भी वेबसाइट पे जैसे बेचने के लिए जाते हैं ना, तो वहां थोड़ा सा तो आपको काम करना ही होता है ना। आप एक बार आईडी बनाएंगे, वहां अपने सामान के बारे में लिखेंगे, तो NFT की जो प्लेटफॉर्म है जहाँ NFT आप कर सकते हैं जाकर के, वहां भी आपको ऐसे लिस्ट करना है चीजों को, उसके बाद आपको आपका हो गया काम। बस आपको कुछ, क्योंकि टेक्नोलॉजीज के पीछे जितनी सारी है उसको आपको उतना डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है कि ब्लॉकचेन जो है वो काम कैसे कर रहा है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक कैसे कनेक्टेड है, ब्लॉक्स में क्या है, हैश क्या, ये समझने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ लगा दिया, वही वाली बात है कि आम खाइए। सर सिमरन, फिर अपने ये सबका मालिक टेक का एक बनवा ले NFT, 50 एपिसोड तो हुई है। हाँ, मुझे लगता है क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, बात करना होगा प्रोड्यूसर से, और फिर तुषेंद्र सर भी है, तुषेंद्र जी भी है आज हमारे साथ, और हमारे प्रोड्यूसर भी हैं ही, तो कर बनवा लेते हैं हमारा NFT। अरे बिल्कुल, जर्नलिज्म में और जर्नलिस्ट में, मतलब जर्नलिज्म में काफी एक्टिव हो गया है। आपको शायद पता नहीं होगा, एक कंपनी है बाहर US में, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, एसोसिएटेड प्रेस नाम से, फॉरेन की आई थिंक मीडिया हाउस। हाँ जी सर, दे आर लॉन्चिंग देयर ओन NFT मार्केटप्लेस। यहाँ पे इंडिया में भी मुझे पता है बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने कलेक्टिबल्स जो कि कभी कहीं कवर करते थे, कुछ कहीं से कुछ मिला या उन चीजों को वो NFT में कन्वर्ट करने लग गए हैं। तो ये तो ट्रेंड तो कैचअप हो ही रहा है, हालांकि मैं तो खैर मजाक में कह रहा था। नहीं बिल्कुल, अरे क्यों नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में नई नई आती है ना, वो तो हमारे लिसनर्स बताएंगे। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हमारे लिसनर्स बताएंगे कि अगर हमने NFT बनवाया तो खरीदेगा भी कोई कि नहीं खरीदेगा उसको। पर मानस, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे लगता है ये एपिसोड इतना एक्साइटिंग जा रहा है कि मुझे ब्रेक लेने का मन तो नहीं कर रहा, पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। और हम ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और NFT पर और भी चर्चा करेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक का 50 यानी 50वां एपिसोड। बहुत खुशी हो रही है इस एपिसोड को होस्ट करने में। खैर, ब्रेक पे जाने से पहले हम समझ रहे थे कि NFT क्या है और क्यों लोग इस पर इतना स्पेंड कर रहे हैं। और आज हमारे साथ तुषेंद्र जी जुड़े हैं, जो कि NFT के लिए के फाउंडर एंड CEO है। तो इन्होंने ब्रेक के उस पार तो समझाया ही था कि NFT क्या है, क्यों लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं, क्यों पॉपुलर हो रही है। बट अब मैं एक्चुअली जानना चाहूंगी, जो आपने इसके पहले भी कहा था कि अगर किसी ने अपनी फर्जी NFT बना ली या अपनी किसी इमेज की NFT बना ली, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे डिसाइड होती है एक इमेज की। और अगर चलिए मान लीजिए कि कोई NFT जो है वो फ्रॉड निकली और किसी इन्वेस्टर ने उस पर पैसे लगा दिए, तो अब वो किस बॉडी के पास जाएगा कंप्लेन करने के लिए, अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए? तो पहली चीज तो ये कि देखिए, शिकायत दर्ज करने के लिए देयर इज नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। जैसे मैंने पहले बताया था कि NFT में जो बाइंग सेलिंग हो रही है, ये पीयर टू पीयर हो रही है। और ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि कोई भी एक इंटरमीडिएरी नहीं है जिसके पास आप जाके कंप्लेंट कर सको। ना कोई सरकार है, ना कोई बॉडी है, ना कोई मार्केट प्लेस है जो आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपने किसी से खरीद लिया और आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया उसका, कि उसकी इमेज जो थी कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं वो फेक तो नहीं है, कहीं वो फोर्ज्ड तो नहीं है, तो आपका पैसा गया, क्योंकि वो स्कैमर था, उसने आपको बेच के चला गया। तो जब ये मार्केट में आई, तो इसके काफी फायदे हैं और थोड़े से इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आप किसी के पास जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप स्कैम हो गए और आपने किसी की NFT खरीद ली 1 लाख रुपए की, और वो NFT आपने सोचा बहुत अच्छी है, बट वो एक्चुअली चोरी की NFT थी। चोरी की NFT चोरी भी हो सकती है, यानी कि इमेज।
जैसे मान के चलिए आपने फोटो खींची, आपने अपने फ्रेंड को भेजी व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फ्रेंड ने व्हाट्सएप ग्रुप से उसको सेव किया और जाके NFT मिंट कर दी, जबकि इमेज तो आपकी थी, मिंट आपके फ्रेंड ने करी है। तो इसका कोई तरीका नहीं है इस टेक्नोलॉजी में जो इसको पकड़ सके, सिवाय इसके कि आप पास्ट में इंटरनेट पे जाके गूगल कर लो कि भैया ये इमेज कहीं और तो पड़ी नहीं है, बट क्योंकि आपने खींची थी फोटो और आपने इंटरनेट पे डाला नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी एंड देयर इज नो वे कि कोई जाके पता लगा पाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है चलो मान के चलो मैंने कोई पिक्चर खींची है, मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, मैं चाहता हूं कि कोई उसे चोरी ना कर पाए, तो बेस्ट आइडिया इज कि सबसे पहले आप जाके उसको एज ए NFT मिंट कर लो, खत्म, और अपने पास उसको रख लो, आप बेचो मत, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने मिंट करके रख ली। अब क्या होगा, जब भी मार्केट में मान के चलिए कोई चोर आया या आपकी फोटो आपने फेसबुक पे शेयर करी, उसने राइट क्लिक करा, सेव कर ली फोटो और मिंट कर दिया NFT, तो जब वो NFT मिंट करेगा तो आपकी NFT क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले होगी। आप समझ रहे, ब्लॉकचेन जो होती है ना एक चेन की तरह होती है, ये टाइम के साथ आगे बढ़ रही होती है। तो मान के चलिए आपने करी दोपहर में 2 बजे मिंट और आपने फेसबुक में शेयर करी 3 बजे, 4 बजे किसी बंदे ने सेव करके उठा के मिंट कर दी, तो आपकी जो मिंटिंग होगी वो 2 बजे की मार्क होगी और उसकी मिंटिंग 4 बजे की मार्क होगी। और कभी भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो हमेशा ये माना जाता है कि जो लेजर में सबसे ऊपर है वो असली ओनर है। बस इस तरह से ब्लॉकचेन काम करती है हमेशा। ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग केस में हो गया ना तोशिंद्र, अगर मान लो कि कल को मैंने NFT खरीद ली किसी प्लेटफॉर्म से, कोई मेरे को मतलब किसी ने पिच करा, मैंने कहीं से ले लिया, वो प्लेटफॉर्म ही गायब हो गया, मतलब वो है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मेरे पास वो NFT पहुंच ही नहीं रहा है, उसने मुझे गलत बेच दिया, तब क्या करेंगे? नहीं NFT तो इंस्टेंटली आ जाएगा ना आपके अकाउंट में, जैसे आपने खरीदा इमीडिएटली आ जाएगा आपके बाय चांस नहीं आता है, मान लो मैंने पेमेंट कर दिया, कुछ नहीं आया मेरे पास, या कुछ गलत चीज आ गई, या कुछ गलत, जैसे हम फ्लिपकार्ट पे करते हैं ना, सामान आया गलत आ गया। हाँ मैं बताना भूल गया, शायद ये मैंने आपको शायद पहले बोला था, जब आपके अकाउंट से NFT जाना, सॉरी सेलर के अकाउंट से NFT जाना और बायर के अकाउंट में NFT का आना, ये इंस्टेंट होता है, एक मतलब रियल टाइम होता है बेसिकली, रियल टाइम, जैसे मान लीजिए 1 माइक्रो सेकंड में होगा ये सब, माइक्रो सेकंड में चलो हो गया। अगर मेरे पास जो मैंने परचेस किया उसके अलावा कुछ और आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा हो नहीं सकता, वो नहीं होता, नहीं आप कह रहे हो। हाँ ये सब बिल्कुल ट्रैक होता है। जब आपने खरीदा तो एग्जैक्टली वही चीज आपके अकाउंट में जाएगी और आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे, और अगर चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे चले गए और सामान नहीं आया। और अगर गलत निकला, मान लीजिए मैंने तो सोच के खरीदा कोई एक पर्टिकुलर NFT कि ये रियल ऑथेंटिक है, वो उसका कोई फेक या कॉपी निकला, देन यही तो है, ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। और इसको कोई तरीका है कि आइडेंटिफाई, मतलब कोई एक 3-4 चेकलिस्ट ऐसी होती है जो एक नॉर्मल आदमी जा रहा है तो वो जाके चेक कर सकता है कि हाँ ये इसके बाद एटलीस्ट रिस्क कम हो जाए, मतलब फुल प्रूफ तो कुछ नहीं होता बट रिस्क कम हो जाए। यू आर राइट, सो देयर आर मल्टीपल वेज। सो फर्स्ट थिंग इज दैट सबसे पहले जो सेलर है उसका बैकग्राउंड चेक करो, आप उसका नाम ट्विटर पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, और उसकी सोशल फुटप्रिंट चेक करो। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप चेक करो कि वो जो सेलर है क्या वो जेन्युइन आदमी है या फिर कोई मास्क्ड पर्सन है जिसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं की है। अगर वो पार्टी जितनी जेन्युइन होगी तो उसके फॉलोअर्स उतने ही ज्यादा होंगे, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि स्कैमर्स के फॉलोअर्स नहीं होते हैं है ना, जो जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं इनके फॉलोअर्स होते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे 1 लाख फॉलोअर हैं, किसी के ट्विटर पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिस्ट जेन्युइन है। पहला तो ये है। दूसरा ये कि आपको ये देखना है कि वो जो इमेज जो वो बेच रहा है वो कहीं और भी तो लिस्टेड नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उस इमेज को सेव करो और गूगल पे इमेज के नाम से सर्च करो और चेक करो कि कहीं वो इमेज ऑलरेडी कहीं और लिस्टेड तो नहीं है, मिंटेड तो नहीं है किसी और के नाम से। अगर है तो इसका मतलब है कि ये बंदा स्कैम कर रहा है दूसरों को, इवन इफ उसके सोशल फुटप्रिंट्स अच्छे हैं, ऐसा तो भी हो सकता है कि वो बंदा स्कैम कर रहा हो। तो ये दूसरा तरीका होता है। इसके अलावा आप न्यूज में पढ़िए उस कलेक्शन के बारे में। जनरली लोग कलेक्शन बेचते हैं, कलेक्शन के अंदर NFTs होती हैं, तो आप कलेक्शन के नाम सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको उसके अराउंड न्यूज मिल जाएगी। क्योंकि अगर कोई स्कैम हुआ है तो पक्का उसने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कहीं पोस्ट किया होगा कि मैं स्कैम हुआ हूं, और उससे आपको पता चलेगा कि यार मुझे स्कैम नहीं होना है, इससे बचना है। तो ये 3 तरीके, इसे कहते हैं डू योर ओन रिसर्च। तो जस्ट लाइक कि आप शेयर मार्केट में खरीदते वक्त अपनी रिसर्च करते हो, ऐसा नहीं आप यहाँ कर सकते हो। वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेफ गार्ड बेसिकली अभी आपके पास कोई है नहीं। सेबी जैसे आपके शेयर मार्केट में आ जाती है, म्यूचुअल फंड्स को लेकर जाती है। अच्छा, रेगुलेशंस के लिए क्या हम पुश कर रहे हैं, आ सकते हैं? क्योंकि हम जो ये क्रिप्टो वाले बिल की बात सुन रहे थे उसमें ये भी आ रहा था कि NFTs को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम? एक्चुअली आई एम वेरी होपफुल एक्चुअली कि हो जाए ये भगवान, बट अभी क्या है कि अभी ऐसे लग नहीं रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट अभी NFT तक पहुंचेगी। गवर्नमेंट सबसे पहले फोकस कर रही है अभी क्रिप्टो करेंसीज पे, और क्रिप्टो वाला भी हो गया, डिले हो गया इस बार। नहीं, वो फोकस है उनका, गवर्नमेंट इंटरनल तो चल ही रहा है, मतलब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बिल की ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिक नहीं किया है, बट एक्चुअली वो कौन से बिल की ड्राफ्ट? अभी जो क्रिप्टो वाला है? हाँ, अभी ड्राफ्ट पब्लिक सिनॉप्सिस था, पूरा बिल का ड्राफ्ट नहीं, वो इस बार होने वाला था, वो नहीं होगा, नहीं हुआ, और वो अभी टाइम लगेगा। गवर्नमेंट ने क्या हुआ, जब गवर्नमेंट करने वाली थी तो उनको नास्कॉम और ऐसी कुछ बॉडी से उनको इन्फॉर्मेशन आई है
जिनसे इन्होंने बोला कि यार आप इसको रिकंसिडर करो, क्योंकि आप इसको आउटराइट बैन कर दोगे ना तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। और मे बी अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या सही है क्या गलत है, मार्केट में बहुत सारी न्यूज है, बट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे एज अ करेंसी ट्रीट करने देंगे या एज अ एसेट क्लास ट्रीट करेंगे, वो अभी ओपन है। और हम होप कर रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट होपिंग कि गवर्नमेंट इसको एसेट क्लास में ट्रीट करे, तो ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको टैक्सेशन में थोड़ा इजी पड़े, क्योंकि हर कोई टैक्स पे करना चाहता है। आपको पता है मार्केट में लोग ऐसे हैं कहते हैं भाई हम टैक्स देने को तैयार है, बट हमें बताओ तो कैसे देना है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स कैसे देना है। तो वहां पे एक तो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने वाली है गवर्नमेंट। एनएफटी तक मुझे लगता है टाइम लगेगा अभी पहुंचने में, 1-2 साल और लगेंगे अभी गवर्नमेंट को, बट हमें लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी प्रोग्रेसिव है, तो होपफुली ये चीजें करे कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी हो और साथ ही साथ रेगुलेशन भी आए, बिकॉज जिस तरह से लोग स्कैम होते हैं। तोषेंद्र जी, आप इस चीज को लेकर के आपका क्या मानना है, क्योंकि आप इस चीज में ही काम कर रहे हैं, आपने ऐप बनाया है, तो जो एनवायरनमेंट को लेकर के इतनी सारी दिक्कतें, इतना डिबेट मचा हुआ है कि चूंकि क्रिप्टो ब्लॉकचेन की वजह से एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, अब ये भी ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा माइनिंग और कंप्यूटर्स और रिग्स एंड ऑल सारी चीजें होंगी, तो इससे काफी नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। तो क्या लॉन्ग टर्म में क्या है, हालांकि अभी भी कुछ जो चेंज हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, बट स्टिल काफी नुकसान हो रहा है, तो इसको लेकर के क्या है आपका क्या मानना है इसमें? मुझे लगता है देखिए नुकसान तो होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं ब्लॉकचेन को मेंटेन करने में, तो वो एनर्जी कहीं सही जगह यूज होगी तो शायद ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं मार्केट वर्ल्ड में जिनके पास बिजली भी नहीं है, और हम किसी के पास बिजली नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, और हम वहां पे ब्लॉकचेन माइन कर रहे हैं। बट क्या है कि दोनों चीजें ना बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। हम इनोवेशन को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि चलो जी ये जरूरी है तो हम इनोवेशन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर देखिए ध्यान से देखिए तो इंटरनेट ने जितने लोगों को, इतनी इकोनॉमी में इतने वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्प की है कि आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट की वजह से इतने सर्वर लगाने पड़ते हैं, इतना वेस्ट होता है, इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी एक जरूरी है, इंटरनेट लगाना भी जरूरी है, और गरीब देशों को इनको सपोर्ट करना भी जरूरी है, इन्वायरमेंट को बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड होनी चाहिए। आप किसी एक चीज को डिस्कार्ड करके दूसरी चीज पे फोकस, पावर एफिशिएंट कुछ लाया जा सकता है, मतलब जो भी जितने सारे रिस्क होते हैं वो पावर एफिशिएंसी के साथ अगर काम करे तो फिर क्या अर्ज है। फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग के लिए आप एक बार सिस्टम एक 3-4 लगाते हो तो 8,000-10,000 की बिजली बिल आती है, तो अगर चेंज हो करके, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ब्लॉकचेन में कुछ बड़ा चेंज होगा, क्योंकि अगर उसमें बड़ा चेंज हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, इसका चेंज इधर ही होना पड़ेगा, पावर एफिशिएंसी को लेकर के कुछ मशीन डेवलप करना, तो मुझे जहां तक लगता है। मशीन देखिए, मशीन तो पावर लेती ही लेती है, अब वो कंप्यूटेशन चलेगा सीपीयू में तो पावर, बिल्कुल। बट क्या है कि वो सॉफ्टवेयर को इस तरह से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं, कई सारी ब्लॉकचेन कंपनियां हैं जो इस तरह से फोकस कर रही हैं। हम किसी तरह से इस सॉफ्टवेयर को इतना ऑप्टिमाइज कर दें कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइनिंग है वो इतनी रिड्यूस कर दें कि ज्यादा पावर कंज्यूम ना हो। तो ये सब कंपनियां कोशिश कर रही हैं, बट अब कौन सही है कौन गलत है, कौन पहले कर पाएगा कौन कम कर पाएगा, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ सब लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। ऑल्सो तोषेंद्र जी, मेरी क्वेश्चन है कि मतलब जरूरत क्या थी इस तरह की एक नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट की? मतलब जैसा आपने कहा कि भी ऐसे कोई रेगुलेशंस नहीं आए हैं इसको लेकर, बट स्टिल लोगों में बहुत क्रेज है एनएफटी को लेकर, तो क्या मतलब नीड है, एनएफटी इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ? एनएफटी की नीड एक्चुअली देखिए ध्यान से, जब आर्टिस्ट है ना, ये अपना बिहेवियर इनका है अपना एक पर्टिकुलर, दे डोंट लाइक एनीवन टू कंट्रोल देयर लाइफ, nobody likes to anyone to control their life, no corporation, no government, everybody wants to sell directly to the buyers। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? चाहे कोई भी सेलर होता है, हर कोई अपनी जिंदगी में यही चाहता है कि मैं यार बायर को डायरेक्टली बेचूं, मुझे ये मिडलमैन नहीं चाहिए जो साला मेरा कट मार ले, ये कर ले वो कर ले। आर्टिस्ट तो होते भी रिबेल ही है ना सारे। हाँ तो वो तो है ही है, उनमें तो क्रांति है। उस चीज का तरीका जो है ना, ब्लॉकचेन के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं मार्केट में, इसीलिए टेक्नोलॉजी इतनी फेमस हो रही है, बिकॉज वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं। जो मिडिल मैन है ना वो कम होते जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि इकोनॉमी जितनी गिग इकोनॉमी जो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, जितने डायरेक्टली बायर सेलर्स बात कर रहे होंगे ना आपस में, उतना ज्यादा अच्छा होगा। प्लस क्या है कि जो सेलर है ना उसको प्रोटेक्शन है यहाँ पे। दूसरा ये कि जो डिजिटल एसेट ओनर है वो रॉयल्टी भी सेट कर सकते हैं। एक्चुअली एनएफटी में एक प्रोविजन होता है रॉयल्टी का। मान के चलिए मैंने एनएफटी बनाई और मैंने 5% की रॉयल्टी सेट कर दी उसमें, तो जब भी मार्केट में वो बिकेगी 5% उसमें से मेरे पॉकेट में आएगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है राइट नाउ, इतना आसान नहीं है मतलब। और ये चीज इस तरह से अभी ट्रैक रखना भी मुश्किल है। अभी कैसे आप ट्रैक रखेंगे अगर आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं? नहीं, आप लीगल एग्रीमेंट भी साइन कर लोगे तो भी कुछ नहीं होता है।
कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो होगा ही, यहाँ आपको रॉयल्टी मिलेगी। यहाँ पे आपको ना कोई एग्रीमेंट साइन करना है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई लॉ है, ना कोई बीच में इंटरमीडिएट है, आपको पैसा आना है, गारंटीड है, जब भी बिकेगा तो आएगा जरूर आपको। मुझे लगता है कि इन सब का सोल्यूशन बेस्ट तभी होगा जब हर देश में, मुझे इंडिया ही क्या मतलब अभी दुनिया भर में एनएफटी वगैरह को लेकर के कोई वैसा हार्ड कानून, या फिर हार्ड कानून क्या है ही नहीं, कानून के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो कानून एक्चुअली बन ही नहीं पाएगा। तो कुछ तो होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुछ तो बनना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क कुछ तैयार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है काम हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे अगर रहा तो कभी ना कभी जा करके आगे बैन हो जाएगा, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे सब कुछ हो रहा है अभी एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, अगर एक जैसे थोड़ा सा भी अगर इस पे रेगुलेशन नहीं हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफी। रेगुलेशन का मतलब मेरा कहने से है कि आपके ऊपर एक हो कोई कहने के लिए कि चलो आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो आप जा करके सीधा वहां शिकायत कर सकते हो, उसके बाद आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। गवर्निंग बॉडी आम नागरिक के लिए, हाँ सिर्फ आम नागरिक के लिए इतना अगर हो जाए ना तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक हो जाएगा आगे। अब उसके पीछे कितना काम हो इट डजंट मैटर। अच्छा, एक सरकार का सरदर्दी है वो। तो शिंदर जी, एक और प्रॉब्लम एनएफटीज को लेकर आजकल आती रहती है, वो है वो बॉट्स वाली, कि कई लोग क्या करते हैं कि एनएफटी का प्राइस बढ़वाने के लिए बॉट्स के थ्रू उसको परचेज करवा देते हैं। तो वो दिखता है कि 1000 की जगह 5000 लोगों ने खरीद लिया, तो उसकी वजह से इसकी ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है पंप अप हो जाती है। ये कितना बड़ा कंसर्न है और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ये तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है। कई सारे मार्केट प्लेसेस ने रूल बना रखा है इसका कि भैया ये हमारे पास ही नहीं है बस बॉट्स, हमारी भी बॉट आर्मी होनी चाहिए यार, सबका मालिक टेक की, जो हमें व्यूज दे ऐसे। बाकी सबके पास बॉट्स है आजकल। तो ये चीज नहीं वी डोंट डू इट। ये चीज है जो प्रॉब्लम है और इसका कोई तोड़ नहीं है अभी तक। तो क्या करती हैं कई कंपनियां, क्या करती हैं जो मार्केट में ना इसको ट्रैक रखती हैं, इसका कौन से में अननेसेसरी पंप किया जा रहा है पैसा, उसका वैल्यू फालतू की बढ़ाई जा रही है। एंड ये सब चीजें जो हैं वो मतलब फंडामेंटल लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है स्टॉप करना, बट आप एप्लीकेशन लेवल पे थोड़ा स्कैन कर लो, चेक करो, देखो इस एनएफटी में अननेसेसरी बिहेवियर हो रहा है। आपने उसकी बाइंग सेलिंग की हिस्ट्री देखी होगी, जब भी कोई एनएफटी बिकता है, खरीदा जाता है, उसकी हिस्ट्री पब्लिक होती है। तो उसकी पब्लिक हिस्ट्री में जाके आप देखो यार ये क्या अननेसेसरी खरीदा जा रहा है फालतू का, जैसे 5-5 मिनट में रेगुलर इंटरवल में कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बॉट्स ने करा हुआ है। तो आपको पता है जब बॉट्स बिहेव करते हैं ना तो उसमें एक पैटर्न होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, वो पैटर्न को डिटेक्ट करने की कोशिश करती हैं कि मैं बता दूं ये बॉट है। बट ये सब चीजें ना बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, मतलब किसका क्या पैटर्न अप्लाई कर रहा है, कोई क्या पैटर्न नहीं अप्लाई कर रहा है। आपको पता है ये हैकर की तरह रेस होती है, हैकर और जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, और इसका कोई फंडामेंटल कोई तोड़ है नहीं। जस्ट लाइक कि हैकिंग का तोड़ क्या है, तो कोई तोड़ नहीं, मतलब ये लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ये बढ़ जाती है बायर्स की, मतलब उन पे बहुत ज्यादा ओनस है यहाँ पे, जो मुझे आपकी बात समझ में आ रहा है कि है ना। अभी मैंने आपसे बोला ना 98% जो लोग हैं वो बड़े डिसअपॉइंट होने वाले हैं बायर्स, क्योंकि उनका आइटम कभी नहीं बिकेगा दोबारा। अरे मतलब आम आदमी के लिए तो नहीं है ये, मतलब ये पैसे वाले लोगों के लिए है, क्योंकि बढ़िया पैसा है, आपके शौक है, आप शौक पूरे कर लो। आप जितना पैसा खो सकते हो ना उतना पैसा लगाओ। आम आदमी के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज है, मुझे जहां तक लगता है कि आप एज ए एक्सपेरिमेंट कहीं भी अगर आपके पास कोई सामान है जिसे आप बेचना चाहते हैं बेसिकली, तो आप उस चीज के लिए कर सकते हैं और करके भूल जाइए। मतलब एज अ सेलर, चीज बेच दिया और कल को आप वेट कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और हम पैसे कमा लेंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था मुझे, कि बायर पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी के लिए कुछ है नहीं, कि वो फिर 10 लाख 15 लाख बचाएगा अपनी। हाँ बिल्कुल कुछ उसका पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कौन एनएफटी सेलर है कि मान लो कोई आम आदमी कहीं किसी का आपको भी ऑटोग्राफ मिला था, कोई आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है जो आपने कभी ली थी, आप उसकी एनएफटी करवा के बेच तो क्या पता कोई खरीद ले। तो एज सेलर आप मे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट एज अ बायर नहीं है आपके। एज अ बायर आप मतलब ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लगा दो, 500 रुपए लगा दो, इससे ज्यादा मतलब लगा के आप अपना पैसा डुबाओगे बस। तो नहीं, हाँ, बट ये कि अगर आपके पास पता है कि कोई जेन्युइन सेल हो रही है, अमिताभ बच्चन का कुछ बिक रहा है, सलमान खान का कुछ ओरिजिनल बिक रहा है, और तब आप खरीदना चाहते हो, तो वो आपकी मर्जी और वो आपके लिए मन की बात है। वो फिर आम आदमी नहीं खरीद पाएगा ना, वो जो अमिताभ बच्चन का एनएफटी नहीं, वो तब खरीद पाएगा ना जैसे भाई ने शायद सुना है कि सैलमन भाई ने लॉन्च किया है कुछ, ठीक है, तो अब अगर उन्होंने किया है या फिर करेंगे तो वो हो सकता है कि सस्ते चीजें बेचने लगे, अपना ऑटोग्राफ साइन करके बोले लिए लो मेरा ऑटोग्राफ 500 रुपए का, तो 500 रुपए की 1 लाख लोग खरीद लेंगे एनएफटी, उसे उन्हें फायदा हो जाएगा और लोग अपना ले लेके घूमेंगे। और मतलब उसका अगर वैसा होने लगे, ये काफी फनी भी है कि लेट्स से सलमान खान का कोई ऑटोग्राफ है
उसने बोला कि आज मैंने चप्पल पे साइन कर दिया, कल मैंने जूते पे साइन कर दिया, कल तुम्हारी टोपी पे साइन कर दिया किसी के, और उन्होंने एनएफटी लगा दी। अब हर एनएफटी का दाम उन्होंने 500 रखा है। अब 1 करोड़ जनता खरीद लेती है, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये एक्चुअली ना ये बायर के लिए भी हो सकता है, बायर ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये सलमान खान नहीं, फिर ये जो थोड़े ए लिस्टर नहीं, मतलब जो थोड़े वो होते हैं ना सूडो सेलिब्रिटीज जो है, पार्शियल सेलिब्रिटीज में भी वो लोग कर सकते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए या जो कोई सिंगर, वो जरूर कर सकते हैं। सलमान भाई कुछ बड़ा करेंगे, सही बात। भाई तो बड़ा, उनका फिर 50-60 लाख से कम थोड़ी है। वो तो बीइंग ह्यूमन की यार वो जैकेट है, वो बोल के कि चैरिटी है, 10-10 हजार की तो जैकेटें बेचते हैं बीइंग ह्यूमन की। एग्जैक्टली। तो हाँ, मैंने सलमान भाई को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, बाकी सही बात है। तो ऑल्सो तोषेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आप क्या एनएफटी को लॉन्ग रन के हिसाब से देखते हैं? मतलब अगर फ्यूचर में क्रिप्टो या एनएफटी ये हिट रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं है इसे लेकर। बेसिकली फ्यूचर क्या है, मतलब इसका क्या है, व्हाट इज, अब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली क्या है, ये तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम ये इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट हटा दें तो मार्केट में ना इसकी यूजेबिलिटी बहुत है एनएफटी की। जैसे अब वीडियो गेम्स में हो गए, वीडियो गेम्स में आप अपने आर्मर बेच रहे हो, आप अपनी हैट बेच रहे हो, आप अपने पॉइंट्स बेच रहे हो, या आप अपने बूस्टर्स बेच रहे हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। और गेमिंग इंडस्ट्री इज अ $multi-billion इंडस्ट्री, एंड एनएफटी इज काइंड ऑफ पावरिंग दी क्रॉस प्लेटफॉर्म और क्रॉस गेमिंग एसेट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आपने GTA 5 में जाके कार खरीदी और आपने NFS में जाके कार उसको उस कार से रेसिंग कर ली। ये सब चीजें अब प्रैक्टिकली होने लग गई हैं राइट नाउ मार्केट में, जो कि पहले नहीं होती थी। और इवेंट इंडस्ट्री की बात करें हम, जहां पे आप NFTs अपने टिकट्स को आप एज ए NFT सेल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, लेट्स से फीफा, आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप के फिनाले के जो टिकट्स होते हैं वो बाय सेल होते हैं, ट्रेड होते हैं ओपन मार्केट में, इसको कहते हैं ब्लैक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अगर उन टिकट्स को, उनमें से थोड़े से टिकट को, लेट्स से 500 या 1000 टिकट्स को NFT में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसमें रॉयल्टी सेट कर दिया जाए 10%, और कहा जाए भाई जिसको खरीदना खरीद लो और जिसको बेचना बेच दो बैठ के, तो उससे क्या होगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप जो एजेंसी है, जो कंपनी है जो चला रही है इसको, उसको सेकेंडरी मार्केट में भी रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्लैक मार्केट में सेल कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों ना वो उसी को ही ओपन कर दो, कहे कि भैया जिसको बाय सेल करना है करो, टिकट बेचो। जो भी टिकट, जब भी वो टिकट हैंड चेंज करेगा, यानी कि जब भी टिकट एक आदमी से दूसरे आदमी पर ट्रांसफर होगा, आई विल गेट माई 10% कट, दैट्स इट। तो ऐसे यूज केसेस पे जाऊंगा ना मैं, तो ऐसे ट्रेमेंडस बिजनेस यूज केसेस हैं विच एक्चुअली कॉर्पोरेशंस कैन यूज टू मेक देयर वैल्यू। एंड हर किसी को आजकल बिजनेस में वैल्यू बनानी है, और वो वैल्यू अगर इस तरह से बन सकती है तो क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ फ्यूचर एनएफटी का जो फ्यूचर है वो इतना ब्राइट है, इतना ज्यादा ब्राइट है कि ये अभी जो ग्रोथ आपने देखी है, जो अभी हल्ला हो रहा है मार्केट में, ये उससे कहीं ज्यादा होने वाला है, ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा अभी। सो जो अभी तक जितने मार्केट में जितने क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और सेलर बिजनेस जितने अंडर वैल्यूड थे, उन सबको अब खूब वैल्यू मिल रही है, और वो चीज अभी तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस चीज का कोई एंड नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, अभी तक डिजिटल एसेट्स को बेचने के कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे जिसमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है? आंसर इज लिटरली 0। एंड अब आज मार्केट में कम से कम 50 से ज्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हैं बिकॉज ऑफ NFTs एंड ब्लॉकचेन। और क्यों नहीं, मतलब अगर कोई पैसा बना सकता है, कोई वैल्यू बना सकता है अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने करियर में, तो क्या गलत है उसमें? एज लॉन्ग एज वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, इट्स ऑल गुड। तो वही हो रहा है मार्केट में। ओके, which actually answers my questions। और मुझे लगता है कि हमने NFT को लेकर बहुत कुछ समझ लिया है तोषेंद्र जी से, क्यों मानस मंदिर? बिल्कुल यार, आई थिंक काफी आज का जो कॉन्वर्सेशन पूरा रहा है काफी ज्यादा मेरे हिसाब से हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत इंसाइटफुल होगा। फिर भी आपने आज ओपनली बुलाया है कि भाई 98% लोगों को शायद अपना वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओपनली चीजों को मान रहे हैं कि हाँ दिस इज व्हाट द फैक्ट इज, है ना? तो ये अच्छा लगा। मतलब कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ और लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हमारा 50वां एपिसोड है, तो मैं, सिमरन, मुंजर, हम 3 लोग तो देखो दिखते हैं, लोगों को चेहरे दिखते हैं, आवाज हमारी सुनाई देती है, तो आप लोग को लगता है कि हाँ हम लोग हैं इस पॉडकास्ट से जुड़े हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम अब पीछे भी इसके काम करती है। अमन है हमारे जो प्रोड्यूसर है, अमन गुप्ता, आपने कई बार उनका नाम सुना है, 1-2 बार उन्होंने एपिसोड्स होस्ट भी करे हैं।
तो अमन ने बहुत मेहनत करी है इस पॉडकास्ट के ऊपर हमेशा से, तो उनको एक स्पेशल मेंशन बनता है। हमारी आज तक रेडियो की पूरी टीम है, कुलदीप को आप सुनते होंगे आज तक रेडियो पर, कई बार ट्विटर स्पेसेस पर भी वो जुड़ते हैं आपसे, जो आज तक रेडियो का पूरा प्रॉपर्टी देखते हैं। वो उनका भी मतलब काफी ज्यादा इसमें एफर्ट और कॉन्सेप्ट लगा था जब हमने सबका मालिक टेक ये पॉडकास्ट बनाया था। तो जो पूरी आज तक रेडियो की टीम है, कपिल है हमारे जो ऑडियो मिक्स करते हैं वो है, तो उन सब को मतलब मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ये जो पूरा हमारा सबका मालिक टेक का जर्नी रहा है 1 साल का। और मुंजिर को थैंक यू नहीं बोलूंगा, चलो बाकी सबको बोलूंगा। बिल्कुल, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हम ऑफिस गए, वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग। खुद को ही थैंक यू बोल लेता हूँ सबके साथ, मैं खुद को भी थैंक यू बोल लेता हूँ कि आप टाइम पर हमारे साथ जुड़े। चाहे Zoom call में। और सिमरन ने मतलब नहीं, वाकई अभी तक की जर्नी तो काफी अच्छी रही है, और मुझे लगता है कि आगे की भी जर्नी ऐसे ही रहेगी, और हम रहे ना रहे, हमारे चेहरे जरूर बदलेंगे, बट सबका मालिक टेक एक जो चीज है वो मेरे ख्याल से आगे चलता रहेगा। सो यस। और सिमरन के लिए भी, कि देखो आसान नहीं होता मुंजिर, हम लोग तो शुरू से रहे, फर्स्ट एपिसोड से रहे, हमने देखा है जो पूरी जर्नी है, जो कॉन्सेप्ट था किस तरह से हमने बिल्ड करा। बट सिमरन जैसे बाद में इन्होंने हमें ज्वाइन करा, आई थिंक 20-25 एपिसोड्स हो चुके थे उसके बाद, तो वहां से आके कंटिन्यू करना, उस चीज को ग्रैब करना और वहां से कंटिन्यू करना, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो भी आई थिंक सिमरन आल्सो डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, इट वाज एक्चुअली एक्साइटिंग एंड ये वाला मोमेंट हो गया, थोड़ा ग्रुप हग वाला मोमेंट हो गया ये, बस अभी वो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चला देंगे, वो क्लैप वाला, हो शाउट आउट। बट सच में बहुत मजा आया। आज हमारा ये 50th एपिसोड था और मुझे सच में नहीं लगा कि मतलब इतनी जल्दी टाइम बीत गया। और थैंक यू सो मच तोषेंद्र जी, आपने इस एपिसोड में 4 चांद लगा दिए और काफी अच्छा लगा, काफी इंसाइटफुल डिटेल्स हमें मिले NFT को लेकर। सो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स भी इस एपिसोड को काफी एंजॉय करेंगे, और अपने सजेशंस, क्वेश्चंस लिखना ना भूलें radio@aajtak.com पे। आप हमें ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता है कि सबका मालिक टेक काफी पॉपुलर है। इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछते, जब हमने वेब 3.0 का एक एपिसोड भी किया था तब कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पर, तो जानकर भी अच्छा लगता है कि चलो लोग सुनते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें देते रहिए, एंड कीप लिसनिंग टू सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।